हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, आपसे पहली गुजारिश ये है कि ये पेपाल का ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप हमारी माली मदद कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें, ज्वाइन करें और ज्वाइन का जो लिंक है वो इसके होम पेज पे सामने दिया हुआ है। और इसके अलावा टिकटॉक पे जो है, टिकटॉक के मेरे होम पेज के ऊपर भी यूट्यूब चैनल का एड्रेस दिया है, वहाँ आप क्लिक करके वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो चैनल है ये बलूचिस्तान को डेडिकेटेड है, क्योंकि बलूचिस्तान में इतनी तब्दीलियां आ रही हैं कि इसके लिए ज़रूरी था कि रेडियो हिमालय से हट के एक अलहदा चैनल शुरू किया जाए। सो वो चैनल हमने शुरू किया। आज आपके साथ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, पाकिस्तान की मादनियात की जंग जो है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और इसमें मैं आपको मेजर आदिल राजा साहब का एक ताज़ा तरीन मजमून जो आज शाया हुआ है उसके तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और आपके साथ मैं उसका तज्जिया करना चाहता हूँ जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो माइनिंग का मिनरल एक्ट है, यानी पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल एक्ट, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कोई टेक्स्ट बुक को फॉलो करके डिज़ाइन किया गया हो। और इसका एक ही मकसद है और वो ये कि तमाम जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर ऐसा सिस्टम लागू किया जाए इस एक्ट के ज़रिए कि उस पर मरकज़ की बालादस्ती कायम की जाए, यानी वफाक की बालादस्ती कायम की जाए, सूबों का उससे कोई इतना लेना देना ना हो। और इसको इस्लाहात के लबादे में वो कहते हैं पेश किया गया, मेजर आदिल राजा साहब कह रहे हैं। और लेकिन इसके अंदर छुपी हुई तकनीकी लफाजी है और कानूनी ज़ुबान जो है इसके जो इस्तेमाल की गई है, इसके पीछे वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक कोशिश छुपी हुई है। पाकिस्तानी वफाक की, मरकज़ की एक स्ट्रेटेजिक जो है वो छुपी हुई है कोशिश, जिसका मकसद क्या है? वो कहते हैं कि इसका मकसद पाकिस्तान के सबसे कीमती कुदरती वसाइल, इसके स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी नायाब ज़मीनी धातें जो है उनके ऊपर कंट्रोल है और उस कंट्रोल को मरकज़ी बनाना है। और यह सब कुछ मेजर आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि फ़ौजी गलबे वाले वफाकी ढांचे के ज़ेरे साया हो रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो वफाक है पाकिस्तान का, इसके ऊपर फ़ौज का जो गलबा है उसके ज़ेरे साया सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, वो फिर लिखते हैं आगे, मरकज़ी नुक्ता और सिविलियन लबादे में मरकज़ियत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जामिया कानूनी ढांचा फ्राहम करता है जो मादनी वसाइल की तलाश, लाइसेंसिंग और उनकी डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन इस अथॉरिटी की तख्लीक, लाइसेंसिंग का अमल और जो सिस्टम उन्होंने बनाया है और एपीलेट ट्रिब्यूनल्स का जो सिस्टम बनाया है, यानी जो अदालती सिस्टम बनाया है इसको पास लाइसेंस देने के लिए या इसके डेवलपमेंट को की निगरानी वगैरह करने के लिए, वो जो है जब गहराई में देखें तो मेजर आदिल राजा साहब कहते हैं कि ये मालूम होता है कि फ़ौजी गलबे वाले वफाकी निज़ाम ने सूबाई हुकूक को यकसर नज़रअंदाज करते हुए इंतज़ामी बेहतरी के पर्दे में सारे इख्तियारात हथिया लिए हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस है या उसको बेहतर करने के नाम पर वफाक ने सूबों के सारे इख्तियारात जो है वो उनसे हथिया लिए हैं। फिर वो कहते हैं कि अगरचे जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका कानून में जिक्र बराह रास्त नहीं किया गया, लेकिन इसके ढांचे और कंट्रोल के तरीक़ाकार स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसके तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं। वो कैसे? कि वो कह रहे हैं कि ये एक फ़ौजी ज़ेरे असर इदारा कायम किया गया है। वफाकी निगरानी के इदारे जो हैं, जैसे फेडरल मिनरल विंग है और मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी है, इनकी जो शमूलियत है वो ये जाहिर करती है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट सिविल चेहरों के ज़रिए जो है वो इख्तियारात पे कब्जा जमा रही है, इख्तियारात को कंट्रोल कर रही है।
फिर वो ये सवाल उठाते हैं आदिल राजा साहब, और वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब है नायाब ज़मीनी धातें, इनका असल मालिक कौन है? तो वो फिर हवाला देते हैं, वो कहते हैं कानून का सबसे मुतनाज़ा हिस्सा जो है वो सेक्शन 76 है, 76, जो स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स की दरियाफ्त से मुतालिक है। आगे फिर वो बयान करते हैं, वो कहते हैं इसके तहत दरियाफ्त की सूरत में फौरी तौर पर हुकाम को इतला देना लाजमी है। यानी अगर किसी जगह पे बलूचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में या सिंध में या कहीं पे भी कोई ऐसी धात का पता लगता है, तो उसके लिए फिर ये है, लाजमी हो जाता है कि उसको वफाकी हुकाम को यानी सेंटर को उसकी इतला दी जाए। फिर वो कह रहे हैं कि मुतलका इलाका जो यानी जिस जगह पे ये मादनियात दरियाफ्त होती हैं, वहाँ मुतलका इलाके में तमाम सरगर्मियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएंगी। यानी किसी को कोई राइट नहीं होगा कि वहाँ खुदाई कर सके, उन मिनरल्स पे अपना इख्तियार जमा सके, और वो उस वक्त तक ये जो सरगर्मियाँ हैं उस इलाके की इंतज़ामी सरगर्मियाँ या जो भी सरगर्मियाँ वो मुअत्तल कर दी जाएंगी जब तक मज़ीद इजाज़त ना मिले। और फिर ये कहा गया कि दरियाफ्त करने वाले को, मसलन बलूचिस्तान में ये दरियाफ्त होती हैं, तो उनको हक हासिल नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी करने का, यानी कान बनाने का या खुदाई करने का, जब तक लाइसेंस जारी ना किया जाए। तो इसके जो मज़म्मरात हैं वो कहते हैं कि वाज़ेह हैं, तमाम कीमती मादनी वसाइल की दरियाफ्त पर वफाकी सवाबदीद लागू है, जिससे सूबों को उनके वसाइल पर इख्तियार या शिरकत का कतन कोई हक नहीं दिया गया। फेडरल मिनरल विंग यानी वफाकी मादनियात का जो विंग है, और जो वो कह रहे हैं कि फ़ौजी असर रसूख वाला अदारा है, इसके पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी को भी मादनियात को, किसी भी इलाके की मादनियात को स्ट्रेटेजिक करार देकर बग़ैर किसी वजाहत के उन पे अपना कंट्रोल जमा सकता है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा का केस पेश करते हैं आदिल राजा साहब। वो कह रहे हैं इख्तियारात की मनसूबा बंद मुंतकली यानी प्लान्ड ट्रांसफ़र ऑफ इख्तियारात, ठीक है, ऑफ इख्तियारात। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां PTI की हुकूमत अवामी वोट से मुंतखब हुई थी, इस कानून को बगैर किसी बामानी मशावरत के वहां पे नाफिज कर दिया गया है। PTI की जो KPK की हुकूमत है, उसने इस कानून को किसी बामानी मशावरत के बगैर नाफिज वहां पे कर दिया गया है। इसको इमरान खान की गिरफ्तारी और PTI की सियासी गैर फालियत यानी सियासी तौर पर उनको कंडम करने के बाद वफाकी हुकूमत जो कि फ़ौज के ज़रिए असर है, कानूनी हथियारों के ज़रिए अपनी मर्जी थोप रही है। कहाँ? KPK पे। सूबाई इख्तियारात इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स और फौजी नुमाइंदों को मुंतकिल कर रही है। फिर बलूचिस्तान की वो बात करते हैं, जो हमारा चैनल है उसके हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि वसाइल से माला माल है बलूचिस्तान, मगर वो कहते हैं कि लेकिन बेइख्तियार है। वो कह रहे हैं जहाँ सोना, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी नायाब ज़मीनी धातें जो है उनकी वाफर मिकदार मौजूद है, वहाँ सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक है, KPK से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो कह रहे हैं कानून के मुताबिक वफाक किसी भी लाइसेंस याफ्ता इलाके पर कौमी मफाद के नाम पर कब्जा कर सकता है। ये सेक्शन 34 जो है वो उसके मुताबिक, हत्ता के हंगामी हालात में मशीनरी और दीगर सामान को भी तहवील में ले सकता है। बलोच अवाम की तारीखी महरूमी और सूबे में फौज के मुआशी मफादात के तनाज़र में ये शिक नौ आबादियाती तर्ज इस्तेसाल को मुस्तहकम करती है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो है उसकी तर्ज को ये स्टेबलाइज करती है, उसको स्टेबिलिटी देती है, मुस्तहकम करती है। अब वो कह रहे हैं कि जो मुतासरा फ्रीकैन है, जैसे कहीं पे कोई डैम बनाया है या कहीं किसी इलाके को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया कि भाई यहाँ पे तो सोना है, तो यहाँ से लोगों को वो निकाल रहे हैं, कहीं और भेज रहे हैं कि निकलो, तो उसका जो मुआवजे का तरीक़ाकार है वो भी गैर वाज़े है और हुकूमती सवाबदीद पर मुनसर है। यानी इसका फैसला वफाकी हुकूमत करेगी कि आपको मुआवजा मिलना भी चाहिए कि नहीं। इस तरह से मकामी जो सरमायाकार हैं, लोकल इन्वेस्टर्स और बरादरियों को कोई हकीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ठीक है। मगर आपने फ़र्ज़ करें आपने उस इलाके में कोई कारखाना खोला है, कोई फैक्ट्री खोली है,
या कोई ट्यूबवेल लगाया हुआ है, उसमें आपने सरमायाकारी किया, तो आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, गई आपकी फैक्ट्री भी और सारा कुछ। वो कह रहे हैं इसके बरअक्स कानून तमाम वफाकी और फौजी हुकाम को मुकम्मल इस्तिस्ना देता है, यानी जो लोकल हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन जो फौजी और फेडरल जो हुकाम हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको मुकम्मल जो है वो बरी करता है और उनको कानूनी कार्रवाई से महफूज करता है। यानी अगर उस इलाके में कोई फौजी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है या कोई वफाक ने सेंटर से कोई प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, तो उसको जो है वो महफूज है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता है, राइट, या उसको मुआवजा जो है वो दिया जा सकता है। मैंने इसका ये नतीजा निकाला है इस बात का। फिर मेजर साहब लिखते हैं कि कानून की एक खतरनाक शिक इम्यूनिटी ऑफ अथॉरिटीज है, इम्यूनिटी ऑफ अथॉरिटीज, जिसके मुताबिक कोई भी अहलकार अगर नेक नियति का तयन कौन करेगा भाई, नेक नियति से कोई फैसला करे तो इस पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि वफाकी और बिलवास्ता तौर पर फौजी हुकाम मादनी वसाइल की तकसीम, लाइसेंसिंग और जमीनों पर कब्जे जैसे मामलात में लामहदूद मुदाखलत कर सकते हैं। सेक्शन 34.4 के तहत हुकूमत जंग या हंगामी सूरत में किसी भी निजी माइनिंग यानी प्राइवेट माइनिंग ऑपरेशन को अपने कब्जे में ले सकती है। यह शिक निहायत ही मुबहिम है, यानी यह ग्रे एरिया है और सिक्योरिटी स्टेट के नाम पर बआसानी इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आगे वफाकी और फौजी यानी गठजोड़ जो है उसके हवाले से वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सरमायाकारी हो रही है बलूचिस्तान में और KPK में, या ये इस्तेसाल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आदिल राजा साहब लिखते हैं कि अगरचे हुकूमत इस कानून को सरमायाकारी दोस्त इस्लाहात के तौर पर पेश कर रही है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो है ना कानून है, लेकिन असल में वो कह रहा है इसका फ़ायदा फौजी इदारों से मुंसलिक कारोबारी ग्रुपों को होगा। वो कह रहे हैं क्योंकि फौज की दर्जनों तजारती कंपनियों में शमूलियत है, बहुत सारी जो तजारती कंपनियां हैं उसमें फौज इन्वॉल्व है। ये कानून इखलाकी और आइनी सवालात को जन्म देता है। मफादात का टकराव, दोहरी हैसियत और सिविलियन बालादस्ती का खात्मा, ये वो अहम सवालात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। फिर वो लिखते हैं मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी को ऐसे इख्तियारात हासिल हैं जिनके तहत वो पॉलिसी तजवीज़ कर सकती है, फैसलों को तेज़ी से नाफिज करा सकती है और माइनिंग के लिए कौमी एजेंडा मुरतब कर सकती है। कौमी एजेंडे का साफ मतलब है वफाक और फौज। ये ना सिर्फ सूबाई कानून साजों को बेइख्तियार करती है बल्कि कौमी ढांचे को भी वफाकी ढांचे को भी कमज़ोर करती है, ख़ास तौर पर जब ये फैसले बराह रास्त सूबाई ज़मीनों और वसाइल से मुताल्लिक हों। तो टकराव तो पैदा होगा तो वफाक कमज़ोर होगा। अब वो इसका कंक्लूजन पेश करते हैं और वो कहते हैं कि ये इस्लाहात के नाम पर इस्तेसाल है। वैसे मेजर आदिल राजा साहब के एक बात तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है ये उन्होंने बिल्कुल अनबायस होकर लिखा है। ये आर्टिकल पढ़ने से कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी पाकिस्तानी ने लिखा है या किसी गैर मुल्की रिसर्चर ने लिखा है। इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल क्लियर एनालिसिस किया है और ये उनकी ऑनेस्टी है और इस ऑनेस्टी के ऊपर जो है उनको दाद देनी चाहिए। पाकिस्तान का माइंस एंड मिनरल एक्ट, ये वो लिख रहे हैं, वफाकी गलबे की एक मिसाल है जो इस्लाहात की आड़ में लागू किया गया। यानी कि ये जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है ये पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी हेगेमनी की एक मिसाल है, उसके गलबे की एक मिसाल है जो रिफॉर्म्स के नाम पे, इस्लाहात के नाम पे लागू किया जा रहा है। आदिल राजा साहब लिखते हैं ये कानून ना सिर्फ सूबाई मशावरत को नज़रअंदाज करता है बल्कि हंगामी इख्तियारात, मकामी हकूक़ की नफ़ी और हुकाम के लिए मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जैसी खतरनाक शिकें रखता है। ये वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई एक जामिया और अवामी शराकत पर मबनी मुआशी तरक्की का ख्वाहां है तो इस कानून को सूबों की मशावरत, सिविलियन निगरानी और अवामी एहतसाब के असूलों पर असर नौ तहरीर करना होगा। बसूरत दीगर ये कानून अंदरूनी तकसीम को मजीद गहरा करेगा और मुल्क के जमहूरी बुरान को तवालत देगा।
कंक्लूजन जो है इसका वो भी ठीक है। सवाल ये है कि जो ये कह रहे हैं आदिल राजा साहब, ये जो कह रहे हैं कि जामिया और अवामी शराकत पर मबनी माशी तरक्की और सूबों की मशावरत और सिविलियन निगरानी और अवामी एहतसाब, ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आता, कोई ऐसा इनकलाब नहीं आता जो इस मौजूदा फौजी ढांचे को भी पाश पाश कर दे और पार्लियामेंट को फौज की बालादस्ती से आज़ाद कर दे, सूबों को बराबरी की बुनियाद पे जो है उनके हुकूक हों, एक जैसा कानून सब पे लागू हो, वगैरह वगैरह वगैरह, बेसिकली सिविलियन सुप्रीमेसी हो। और चूँकि कसीरुल कौमी रियासत है पाकिस्तान, इसलिए यहाँ पे बलोच KP के हम लोग जो है POJ के गिलगित बल्तिस्तान के और सिंध के जो लोग हैं, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, कौन ज़मानत देगा? वफाक तो नहीं दे रहा, ना फौजी जर्नैल दे रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी बहरान मज़ीद चलेगा। और बलूचिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो मैंने लिखा भी है, इसके ऊपर पैम्फलेट भी लिखा है और उसको दोबारा लिखा जा रहा है। कुछ दोस्तों ने उसमें कुछ एतराज़ात किए हैं कि कुछ चीज़ें उसकी मैंने ज़्यादा उसकी वजाहत नहीं की, तो उसको दोबारा लिखा जा रहा है। लेकिन 22 से 28 अक्टूबर तक का जो वक्त था बलूचिस्तान में, वो एक ऐसे इनकलाबी उभार का वक्त था जब बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उस दहलीज को पार नहीं कर सकी। उसके ऊपर जो है वो एक अलग बहस है कि वो क्यों नहीं कर सकी। और फिर डॉक्टर अला नज़र बलोच साहब को ये बयान देना पड़ा कि ये जंग जो है ये लंबी है और हिम्मत रखें और आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हमआहंगी रखें। और ये बयान उनको देना पड़ा इसलिए कि वो भी एक ज़ीरक सियासतदान और एक सिपह सालार हैं और वो समझते इस चीज़ को कि वो वक्त जो आया था एक उभार का, वो उभार अब तकरीबन गुजर चुका है। और मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है बलूचिस्तान की जो तहरीक आज़ादी है उसके जो चेहरे सामने आए हैं वो रिफॉर्मिस्ट हैं। वो अभी भी पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हकूक मांग रहे हैं। अवाम इनकलाब चाहती है, अवाम आज़ादी चाहती है, लेकिन क़यादत जो है वो अभी इस चीज़ को तैयार नहीं है इस चीज़ की कॉल देने के लिए। वरना अगर ये कॉल दी जाए, चाहे जेल से दी जाए, चाहे लखपास से दी जाए, मस्तूम में जहाँ अख्तर मेंगल साहब बैठे हैं, तो फिर बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता था। लेकिन वो वक्त अभी गुजर गया है और अब दूसरे उभार तक जो है आएगा, वो दूसरा उभार भी आएगा। एक दफ़ा फिर ये सारी कूतें जो हैं ये चलेंगी। लेकिन अब जो है इस वक्त नज़र ये आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इनकलाब की लहरें जो है वो चट्टानों से टकरा के अब वापस लौट गई हैं। चट्टान वहीं मौजूद है, ग़ुलामी का तौक अभी भी बलूचिस्तान के गले में है। और देखते हैं कि अगले उभार के तक का जो दरमियानी अरसा है, इसमें जो शहरी आबादी है उसके अंदर तंजीमी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको ये दूर करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। बहरहाल आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। देखते रहें बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।